हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो अवकलज के अनुप्रयोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड कराया था उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो सबसे पहले देखें। वहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व करके देखा। 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 है। 21 क्वेश्चन मैंने यहाँ इस चैप्टर से रखे हुए हैं, जो इतना अगर आप एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि बोर्ड में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्लियर? तो 21 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। पूरे सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए हमारा एक पहल है कि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। ओके, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। ये हमको सिद्ध करना है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चन का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 21 टोटल क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये सेकंड पार्ट है। क्लियर? चलो इसको हल कैसे करेंगे। देखो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है कहा है, इसका मतलब उच्चिष्ट मान आपको निकालना है। ये उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट का क्वेश्चन है। मैंने टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराया और टाइप वाइज क्वेश्चन में मैंने बताया भी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो हमको यहाँ पे फलन गिवन है, ये जो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसे हम सबसे पहले देखते हैं। sin x प्लस कॉस x दिया है, उसे हम fx मान लेते हैं। हल करेंगे जब इस क्वेश्चन को देखो तो एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट किया हम लोगों ने और देखा हमको जो फलन गिवन है उसे क्या मान लिया हम लोगों ने माना ये फलन जो है, फलन fx बराबर ये दिया हुआ है हमको sin x प्लस कॉस x, ये दिया हुआ है। ठीक है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए मैंने अपने वीडियो में पहले भी बता रखा है कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए आपको f डैश x निकालना है, फिर f डबल डैश x निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम करते हैं f डैश x निकालने के लिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आप यहाँ अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन, जैसे ही आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, f x है वो हो जाएगा f डैश x, और यहाँ अगर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा sin x प्लस d बाई डी एक्स ये हो जाएगा क्या, cos x। sin x का अवकलन करेंगे तो आंसर क्या आता है। देखो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको अवकलन का थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे sin x का अवकलन क्या होगा, cos x, और cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपने अभी एक बार अवकलन कर रखा। ठीक, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के क्वेश्चन में हमको 2 बार अवकलन करना होता है, तो पुनः जो आपके पास मान आया उसका क्या कर दो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x, एक बार अवकलन कर चुके हैं, पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f डबल डैश x हो जाएगा, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस x माइनस d बाई डी एक्स साइन x। इसका अवकलन जैसे ही करेंगे देखो f डबल डैश x बराबर cos x का अवकलन करेंगे तो आंसर क्या आता है, माइनस sin x, और sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस
ये माइनस ऑलरेडी है। यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब एफ डबल डैश एक्स भी आपको मिल गया, आपको एफ डैश एक्स भी मिल गया, एफ डबल डैश एक्स भी आपने निकाल रखा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ हेतु एफ डैश एक्स का मान आपको क्या लेना होता है, 0। आपको यहाँ उच्चिष्ट मान है ये तो प्रूव करना है, लेकिन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ हेतु चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ हेतु एफ डैश एक्स का मान बराबर किसके लेते हैं, 0 के। एफ डैश आपने निकाल करके रखा है, ठीक है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दैट्स वाई आप यहाँ लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। आगे और सॉल्व करेंगे, इसको आप पक्षांतर कर दो साइन एक्स को उधर, तो हो जाएगा कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। यहाँ तक पूरी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब जैसे ही देखो ये कॉस एक्स को आप उधर पक्षांतर कर देते हो तो क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। यहाँ कॉस एक्स को आपने उधर पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, इधर से क्या किया आपने, ये कॉस एक्स को उधर भेज दिया तो यहाँ पे आ गया 1, कॉस एक्स उधर पक्षांतर हो गया तो आ गया 1 और साइन एक्स बटे कॉस एक्स मिला। अब साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, आप सभी को पता है tan x बराबर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो tan में किसका मान होता है 1, तो आपको पता है tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। tan π/4 का वैल्यू जो है, tan 45 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे तुलना करोगे तो x का मान क्या होगा, अतः x का मान आपको पता चल गया कि x का मान कितना आ रहा है, π/4 आ रहा है। इज इट क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ आया। अब जैसे ही x का मान मिल गया, आपको उच्चिष्ट मान निकालना है। उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है, तो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए हम लोग जो एफ डबल डैश एक्स निकाले हैं वहाँ पे देख सकते हैं उच्चिष्ट मान डाल करके थोड़ा है कि नहीं, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स ही बताता है उच्चिष्ट है या नहीं। क्लियर, तो एफ डबल डैश एक्स के मान के लिए हम लोग देखते हैं, मान रख के देखो एफ डबल डैश एक्स में π/4 का क्या आता है, जरा देखो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स। चलो ये जो हम लोग एफ डैश एक्स निकाले हैं और एफ डबल डैश एक्स निकाले हैं उसको समीकरण दे देते हैं। इसको दे दिया हम लोगों ने समीकरण सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्योंकि आपको निकालना होता है और बताना होता है कि ये उच्चिष्ट है तो आपको ये निकालना जरूरी है। समीकरण 2 पे जो आपका एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स वो क्या है, इक्वल है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के, अगर हम माइनस को इधर उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो। अब वापस से π/4 x का मान रखना है ना आपको, x बराबर π/4 रखने पर, x बराबर π/4 रखने पर जैसे ही आप x बराबर π/4 रखोगे तो एफ डबल डैश है, सॉरी ये एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4 आने वाला है। और साइन π/4 का मान क्या होगा, तो आपको पता ही है साइन π/4 क्या होता है। चलो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, सभी को पता है, 1 बटे वर्गमूल 2, और कॉस 45 अंश का मान भी पता है आपको कितना होता है, 1 बटे वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बटे वर्गमूल 2, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, माइनस √2, क्योंकि ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 ध्यान से देखिएगा, ये 2 है उसे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, और √2 इंटू √2 लिखेंगे और बटे में क्या है, √2 है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2। तो 2 बटे ये जो लिखा हुआ था 2/√2 उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपको पता चला कि सिंस एफ डबल डैश एक्स जो है उसका मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, और लेस देन 0 आता है, अतः यह मान उच्चिष्ट है, अतः यह मान उच्चिष्ट है। बस यही आपको फाइंड करना है, तो फलन के लिए निकाल लो, है ना। यहाँ से क्लियर हो गया। अतः x बराबर π/4 हेतु जो मान आएगा f x का मान
उच्चिष्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब हमको ये नहीं आपको बताना था, ठीक है, फाइनली आपको इसको प्रूव भी करना था कि उच्चिष्ट है, सिद्ध करो। तो जो एफ एक्स रखा है आपके पास, ये फलन जो दिया है, अतः एफ एक्स एक्स बराबर π/4 का मान एफ एक्स में रखने पर, तो ये मान रख दो। चलो ये आ जाएगा क्या, एफ π/4 इज इक्वल टू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। जैसे ही आप मान रख देते हैं, साइन π/4 का मान कितना आएगा, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/√2 आएगा, और अगेन इसको 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मान क्या आया, √2 आया। इससे यह सिद्ध हुआ कि ये जो है इसका उच्चिष्ट मान है, √2 दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान है। तो क्लियर, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही आराम से आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए, आराम से बना लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 5 वर्धमान या हाशमान है। तो देखो वर्धमान या हाशमान से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। देखो वर्धमान या हाशमान के लिए जो फलन गिवन है, सबसे पहले तो हम उसे लिख लेते हैं। देखो दिया गया फलन तो क्या है, ये दिया गया फलन आपको एफ एक्स दिखाई दे रहा है। दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वर्धमान या हाशमान होने का जो भी क्वेश्चन आता है तो आप f' निकालिए पहले। f' कैसे निकालते हैं, तो x के सापेक्ष जो फलन दिया हुआ है उसका अभी यहाँ हम अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये हो जाएगा f' और आपके पास ये वैल्यू मिलने वाला है d/dx 2x³ माइनस d/dx 24x प्लस d/dx 5, ठीक है। अब देखो एक एक करके इसका अवकलन करते हैं। तो f' इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दो कांस्टेंट नियतांक उसे बाहर ले लीजिए, d/2 इंटू d/dx x³ माइनस 24 d/dx x प्लस नियतांक का, देखो ये 5 है ना, 5 का अवकलन करोगे तो क्या आता है, आंसर 0 आता है। याद रखिएगा कांस्टेंट या नियतांक का अवकलन जैसे ही आपने किया, इसका एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला कि कांस्टेंट का नियतांक करने पे आंसर क्या आता है, 0। कांस्टेंट या नियतांक का अवकलन करने पे 0 आता है। क्लियर। अब f' इज इक्वल टू 2 इंटू ये x³ है उसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² आ जाएगा। बेसिक है, बस बेसिक है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। आगे देखो इसी तरह से अवकलन करते जाइए, बस इसका अवकलन जैसे हम लोगों ने किया, ठीक है। माइनस 24 d/dx x का अवकलन करने पे क्या आता है, आंसर ये होता है 1, ठीक है, वो तो 0 हो गया। आगे और देखें f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6x का वर्ग ऋण 24। तो आपको यहाँ पे ये जो f' का मान आया उसे आप बॉक्स में रखो या एक समीकरण दे दो, समीकरण नंबर पहला, क्योंकि इसी का उपयोग करना है हमें आगे। तो वर्धमान और हाशमान का जो भी क्वेश्चन आता है तो वर्धमान हेतु f' का मान हमको ग्रेटर देन 0 लेना है और हाशमान हेतु f' का मान लेस देन 0 लेना है। बस यही काम करना है हमको। वर्धमान हेतु f' का मान ग्रेटर देन 0, तो वर्धमान हेतु ले लेते हैं। क्लियर। वर्धमान हेतु f' इज ग्रेटर देन 0, f' का मान ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से वैल्यू आप लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, क्या है 6x² माइनस 24,
यहाँ तक क्लियर हुआ। 6x² माइनस 24। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 6x² माइनस 24 से। किस तरह से आप कर सकते हैं, देखो इस ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको सबसे पहली बात तो गुणनखंड में तोड़ दीजिए आप। गुणनखंड इसका बना सकते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह से होगा। जरा देखिए, ये हो जाएगा 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा x² माइनस x² माइनस 4 होगा, उभयनिष्ठ जैसे ही लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, ये होगा क्या, ग्रेटर देन 0। आगे और हल करेंगे तो ये देखो, ये क्या हो गया, 6x² माइनस 2², ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको। आगे और देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, देखो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ये सूत्र लग जाएगा a ऋण b और a धन b, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखो ये x ऋण 2 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे x का मान कुछ ऐसा पुट किया जाए कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वर्धमान मान निकल जाएगा हमको। अब सोचो आप x का मान क्या रखा जाए कि हमको वो 0 से बड़ा मिले इस इक्वेशन के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो x का मान आप क्या क्या रख सकते हैं, ज़रा सोचिए बस। x का मान अगर हम रख लेते हैं क्या, इन केस 2 रख दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो x का मान जैसे ही 2 रखूंगा यहाँ हमको मिलेगा 0। यहाँ से क्लियर, देखो एक बार समझ लो, x का मान जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखा, 2 ऋण 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। क्लियर। लेकिन हमको 0 से बड़ा चाहिए, तो 2 के बाद 2.1 भी अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो हमेशा नंबर क्या मिलेगा हमको, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। मतलब लिमिट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 2 से ले करके उधर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 0 से बड़ा आंसर दे सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, जैसे लेटेस्ट सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, 5, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा x 5 रखे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो इसी तरह से आपको सोचते जाना है। तो हमने समझ लिया कि 2 से ले करके 2 से आगे जितने भी आप मान रखोगे सब क्या होगा। तो ये क्लियर हुआ कि 2 से ले करके 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक का मान जो है हमको यहाँ पे मिलेगा। अतः इसके लिए वर्धमान मान कितना होगा, अतः वर्धमान किसके लिए वर्धमान होगा, तो 2 से ले करके अनंत तक, ठीक है। वर्धमान कितना होगा, वर्धमान जो है 2 से लेकर अनंत तक होगा। क्लियर। वैसे ही हास्यमान के लिए अगर आप बात करते हो, अच्छा निगेटिव वैल्यू यहाँ पे रख के सोचो, सपोज मैं यहाँ x की जगह पे -2 रख देता हूँ, -2 रख दूंगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -2 रख दिया, सपोज यहाँ पे -2 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 0 हो गया, और ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। क्लियर ना। अगर यहाँ पे हम रख देते हैं कि -3, लेटेस्ट सपोज यहाँ मैंने -3 रख दिया, यहाँ पे -3 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर। और ये -3 और ये +2 क्या मिलेगा, -1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, फिर से अगेन हमको ग्रेटर देन 0 मिला कि नहीं, मिला ना। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे देखो 2 से अनंत तक रखोगे तो भी तो वर्धमान होगा, तथा वर्धमान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये 2 से अनंत, लेकिन निगेटिव रखने पर भी हमारा मान क्या रहा है, जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप वो भी वैल्यू रख सकते हो। तो आप बस यहाँ पे -2 ना रखो, कहाँ से, -2 से लेकर अनंत तक, -3 रख दो, -4 रख दो, -5 रख दो, आप कुछ भी रखोगे आपका आंसर जो है इसके लिए भी वर्धमान होगा। तो वर्धमान जो है 2 से अनंत तथा -2 से अनंत ऋण अनंत तक होगा। ये क्लियर हुआ क्या। बहुत आसान है वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ह्रासमान हेतु, तो ह्रासमान हेतु क्या होता है, आपने जो एक बार अवकलन किया f' का मान निकाला, उसको क्या करना होता है, <0 रखना होता है। फिर से देखो यही f' यहाँ पे मैं पुट करूंगा 6x² माइनस 24 <0, तो इसको हम लोगों ने गुणनखंड में तोड़ दिया, और ये क्या आया 6 × x - 2 x + 2, इसका मान जो है <0 आना चाहिए। अब ऐसे नंबर हमको यहाँ पे इमेजिन करने हैं, सोचने हैं, और इस पे वैल्यू पुट कर करके देखने हैं आपको। ये सारा काम आप रफ वर्क में करेंगे, यहाँ बस आपको वो लिमिट रखना है। क्लियर। तो देखो क्या वैल्यू यहाँ पे रखा जाए कि हमारा यहाँ पे आंसर जो है कहाँ से 0 से छोटा आए। तो देखो सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या,
टू रखने पे 0 आ रहा है, मुझे पता चल गया 3 रखूंगा तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मैं 2 से छोटा रख देता हूँ। सपोज मैंने रख दिया क्या 1 रख दिया तो क्या आएगा आंसर, देखो 1 रख दिया तो ये हो जाएगा निगेटिव। क्लियर, आंसर आ जाएगा क्या लेस देन 0। अगर हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया 0 तो भी निगेटिव। क्लियर, यहाँ पे हमने रख दिया क्या -1 रख दिए तो भी क्या हो जाएगा, देखो -1 -1 -2 -3 होगा। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, -1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 होगा। -3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिए -18 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा क्या, -1 रखने से -1 + 2 1 आएगा। तो यहाँ पे जब -1 रख दिया तो भी आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन 0 आ रहा है। ठीक, अब जैसे ही मैं -2 रखूंगा फिर क्या हो जाएगा, ये -2 रख दूंगा और यहाँ -2 आएगा, तो अब समझ आ गया ये फिर से 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो वैल्यू है 2 एंड -2, तो 2 एंड -2 ये लिमिट हमको मिल गया। यहाँ अगर 2 और ऋण 2 रखता हूँ तो 0 आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हास्य मान हेतु उन दोनों के बीच वो संख्या है 2 और ऋण 2 के बीच में। तो 2 और ऋण 2 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है, तो आपको बात समझ आ गया। तो लिखेंगे कैसे, देखो, अतः ऋण 2 से लेकर के 2 तक जो है हास्य मान होगा। फलन यहाँ क्या होगा, हास्य मान होगा। ऋण 2 से 2 तक फलन जो है हास्य मान होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस बहुत सिंपल है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं वर्तमान या हास्य मान के। क्लियर, सभी को समझ आया? ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ नहीं नोट डाउन करेंगे, ये है बस। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है उस पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) = 5x² + 7x - 13 वर्तमान या हास्य मान है। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 13 में, ये भी आपके एग्जाम पे आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखा हुआ है। क्लियर, चलो इसका हल कैसे करते हैं, तो थोड़ा फास्ट। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, सेम ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर 13 प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी यहाँ लगाया, बस वही है। आपको जो फलन दिया हुआ है, तो फलन कैसा दिया हुआ है, सबसे पहले हम वहीं से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फलन f(x) = आपको गिवन है क्या है, 5x² + 7x - 13। आपको ये गिवन है। आपको क्या करना होता है, वर्तमान या हास्य मान है, तो सबसे पहले तो इसका x के सापेक्ष आप इसका अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आने वाला है, देखो x के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलन करेंगे f(x) = ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5 × d/dx x² + 7 d/dx × x - d/dx 13। क्लियर, अब देखो f(x) = यहाँ पे आ गया 5, इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 7 dx/dx होता है 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस d/dx 13, तो 13 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया क्या, 0। अब आगे देखो f(x) = 5 × 10 हो जाएगा, 10x + 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। f(x) = 10x + 7। आपने ये अवकलन निकाल लिया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका हमें यूज़ करना है। आगे वर्धमान और हास्य मान में हम लोग क्या करते हैं, f(x) का मान एक बार बड़ा लेते हैं शून्य के, ठीक है, और एक बार छोटा लेते हैं शून्य के। चलो ये आपने जो f(x) निकाला, उसका मान जो है उसे समीकरण 1 दे दीजिए। अब वर्धमान और हास्य मान हेतु हम क्या करते हैं, जो f(x) निकला होता है, f(x) निकला होता है, उसे ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो वर्धमान हेतु, ठीक है, तो देखो जैसे इससे पहले क्वेश्चन में भी सेम किए थे, वर्धमान हेतु f(x) का मान क्या लेना होगा आपको, f(x) > 0 लेना है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल f(x) का मान ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, f(x) आपके पास आया था 10x + 7, इसका मान ग्रेटर देन 0 आना है। x के जगह क्या ऐसा चीज़ रखा जाए, क्या कौन सा ऐसा वैल्यू रखा जाए, कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए कि ये ग्रेटर देन 0 आए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ग्रेटर देन 0 निकालना है ना, तो आप 0 किस में आएगा वो तो सबसे पहले सोचो, क्योंकि लिमिट वहीं से स्टार्ट होगा। तो देखो जैसे अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या संख्या रखूँ कि 0 आ जाए, तो x के जगह में क्या रखा जाए, सिंपल सा तरीका है, देखो सोचो +7 है इधर,
+7 है तो मुझे -7 चाहिए। यहाँ क्या हो जाए, अगर -7 हो जाए कैसे भी तो ये 0 मान देगा। देगा क्या? अब -7 कैसे हो सकते हैं, तो x के जगह में ध्यान से देखिएगा, अगर x की जगह में मैं ऋण 7/10 रख देता हूँ तो ये जो इधर 10 है ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा और ऋण 7 और धन 7 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इसका मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा, x के जगह में ऋण 7/10 रखना पड़ेगा, 0 लाना है अगर। तो मुझे 0 से क्या करना है, बड़ा चाहिए वर्धमान है, तो 0 से बड़ा तो मैं क्या रखूंगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऋण 7/10 यहाँ रखता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 0। अगर ऋण 7/10 से थोड़ा सा छोटा संख्या मैंने रख दिया, सपोज ऋण 6/10, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बनाता हूँ, अगर हमने यहाँ ऋण 6/10 रख दिया तो देखो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, x के जगह में ऋण 6/10 रखा तो, और ऋण 6 धन 7 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन 0। आपको क्लियर हुआ? एक पता चल गया यहाँ पे, अच्छा एक आया मतलब वो बड़ा है, तो ये क्लियर हुआ। मैंने सबसे पहले क्या कहा, आप पहले ये सोच लिया करो कि 0 किस में मिलता है, 0 जैसे ही मिलता है हमको वो नंबर पता चल जाता है कि क्या रखें कि हमको ग्रेटर देन 0 मिले या लेस देन 0 मिले। तो हमको समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर। जैसे ही हमने क्या रखा, -7/10 रखा तो आंसर 0 आ रहा था, लेकिन -7 से जो भी छोटा अंक रखा मैंने, छोटा अंक कहने का मतलब है 7 से छोटा 6 होता है ना माइनस में, तो -6, -5, -4, -3, -2, -1 और उसके बाद पॉजिटिव नंबर जो भी रखें सब के लिए ग्रेटर देन 0 आएगा। पॉजिटिव नंबर अगर रख दिए तो माइनस में कहाँ से चालू हुआ, देखो लिमिट इसका कहाँ से चालू हुआ, तो ऋण 7/10 से, तो आप सीधा बोल सकते हो अतः ऋण 7/10 से लेकर के, ऋण 7/10 से लेकर के अनंत तक, इन्फिनिटी तक फलन कैसा है, फलन वर्धमान होगा। ये क्लियर हुआ क्या? अगर आपको वर्धमान निकालना है तो इतना काम करना पड़ेगा। क्लियर? अब हास्यमान की बात करते हैं, चलो आगे आते हैं। हास्यमान हेतु क्या होता है, तो वर्धमान हास्यमान के क्वेश्चन अब बहुत आसान लग रहे होंगे आपको। वर्धमान और हास्यमान के क्वेश्चन इसी सामान्य तरीके से आपको हल करना है, बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। हास्यमान हेतु f' का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। अब f' हमने निकाल के रखा है समीकरण, x है 10x धन 7, तो 10x धन 7 का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब x के जगह पे वो वैल्यू सोचो कि आपका मान यहाँ पे 0 से छोटा आए, तो मैंने क्या कहा, वही लिमिट रखा करो। जैसे मैंने ऋण 7/10 रख के आपको पहले दिखाया कि ऋण 7/10 अगर मैं इस x के जगह पे रख देता हूँ तो आंसर 0 आता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 0 से छोटा नंबर चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से ऋण 8/10 रख देता हूँ तो आंसर क्या होएगा, यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ऋण 8 धन 7 ऋण 1 आएगा, ऋण 1 जो है छोटा किससे, 0 से। इस प्रकार आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ऋण 7/10 रखूंगा तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, लेकिन जैसे ही मैं ऋण 8, ऋण 9 के बाद ऋण 10, ऋण 11, ऋण 12, इधर ऋणात्मक संख्या जो भी रखते जाऊंगा, ठीक है, उसके लिए हमेशा आंसर मेरा लेस देन 0 आएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो अतः ऋण अनंत से लेकर के ऋण 7/10 तक क्या होगा, फलन हास्यमान होगा। तो ये एक क्वेश्चन था जो बहुत ही आसान था और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते थे। ठीक है, बस यही तरीका है वर्धमान और हास्यमान के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, जितना आप अनुमान नहीं लगा सकते उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको बस आपको थोड़ा हमारा सपोर्ट करना है, साथ देना है और CGBSE के सभी स्टूडेंट तक, जो CG बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उस तक हमारे इस चैनल को पहुँचाना है। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको हमारे स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वक्र y = x³ - x+1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण से संबंधित ये आ गया। हम लोगों ने टाइप वाइज, जो हम लोगों ने पार्ट 1 में आपको बताया था कि इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बस उसी का यहाँ पे एक अगला टाइप अब हमको मिल गया वर्धमान और हास्यमान के बाद। तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। ठीक
ठीक है। जो हमें यहाँ पे वक्र दिया हुआ है, तो दिया गया वक्र क्या है, तो वक्र का समीकरण वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो याद करो, मैंने आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल के दिखा दिया था, और स्पर्श रेखा के समीकरण में मैंने बताया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, आपको नोट डाउन कराया भी था, आपको उतना बात तो पता ही होगा। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर जा करके देखें। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होता है, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है वो होती है dy बाई डी एक्स। ये होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। आपको स्पर्श रेखा का प्रवणता ही चाहिए किस बिंदु पर, जहाँ x निर्देशांक 2 है। तो अगला काम देखो, आपको ये वक्र दिखाई दे रहा है, ये वक्र का समीकरण है, आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। क्लियर हुआ? तो देखो, इसका जो हमारे पास वक्र दिया हुआ है, तो वक्र जो आपके पास दिया हुआ है x के सापेक्ष वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तभी तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा ना, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो इसका क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 ये आने वाला है। क्लियर? अब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा 3x², इसका अवकलन करेंगे आंसर आएगा 1, और इसका जब अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 1 का, तो क्योंकि वो कांस्टेंट है इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको dy बाई डी एक्स का मान मिल गया, कितना आया, ये हो गया 3x² माइनस 1। यही तो क्या है, यही स्पर्श रेखा की प्रवणता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जिसका x निर्देशांक 2 है कह रहा है, मतलब x का मान आपको क्या कर रहे हैं, 2 रख देना है। तो x बराबर 2 पर, ठीक है, तो x निर्देशांक कितना दिया है 2, तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगा, तो प्रवणता तो हमने निकाल रखा है, यही dy बाई डी एक्स होता है। dy बाई डी एक्स, जब x बराबर 2 रखते हो, x बराबर आप यहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक है, इसमें इस जो आपने निकाला क्या dy बाई डी एक्स, उसमें x बराबर 2 रख दो, तो क्या है ये समीकरण दिया है 3x² माइनस 1, x बराबर 2 रख दो, तो dy बाई डी एक्स, ये x का मान क्या रखना है आपको, 2 रखना है, ये हो जाएगा 3 × 2² माइनस 1, ये क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4 माइनस 1। आगे और सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स वेन x इज इक्वल टू 2, देन 3 4 4 12 ऋण 1, आंसर कितना आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स वेन x इज इक्वल टू 2, देन ये आ जाएगा कितना 11, और यही है आंसर स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि x निर्देशांक कितना है 2 है। आई होप सभी लोगों को समझ आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके रखा है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। Now question number 16 is वक्र y is equal to x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो फिर से स्पर्श रेखा संबंधी एक सवाल है। ठीक है, जो वक्र दिया हुआ है वहीं से काम स्टार्ट करते हैं। दिया गया वक्र आपको है यहाँ पे y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, ये दिया गया वक्र है। उन बिंदुओं को यहाँ ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हैं। तो स्पर्श रेखा का फिर से अगेन यहाँ पे बात बताया गया है, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पे स्पर्श रेखा x अक्ष का समांतर कह रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा dy बाई डी एक्स आपको क्या लेना है, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि y x अक्ष के समांतर कब होता है, ध्यान समझिएगा, x अक्ष के समांतर होगा जब यहाँ पे कोई लाइन ऐसा है। क्लियर? x अक्ष के समांतर
कब होगा, जब यहाँ पे कोई लाइन ये ऐसा है, मतलब y अक्ष पे कुछ मान है लेकिन x पे नहीं है, तो dy/dx ये होगा 0, ठीक है, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो आपको यहाँ कुछ याद रखने वाली बात ये है, बस ज़रा सा समझिए कि x अक्ष के समांतर का है तो dy/dx जो आपको क्या लेना है, 0 लेना है। और जैसे dy/dx आपको 0 लेना है ये पता चल गया तो बस यहाँ आ जाइए और यहाँ क्या करिए, x के सापेक्ष इस दिए गए वक्र का अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, चलो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx एक्स क्यूब माइनस 3 d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 9 d/dx इंटू एक्स प्लस d/dx इंटू 7, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, आप अवकलन कर दो, तो dy/dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 और dx/dx क्या होगा, ये हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1 आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही 7 का आप अवकलन करोगे तो क्योंकि वो नियतांक है, आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ। अब इसी तरह से आपको ये प्रोसेस करना है, अवकलन करने का आप जो बेसिक रूल हैं वो बस फॉलो करते चलिए, ठीक है, अवकलन हो जाएगा, नो डाउट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x, ऋण 9 एकम 9 हो गया क्या यहाँ तक, क्लियर। ये आ गया आपके पास dy/dx। हमने क्या कहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, x अक्ष के समांतर है मतलब dy/dx बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ये कह रहे हैं ना। तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा कैसा है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, अतः dy/dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 था, वो इस यहाँ पे देखो x अक्ष के समांतर है, अर्थात ये dy/dx हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। और dy/dx हमने निकाल के रखा है, यहाँ पे आगे देखियो मान रखते हैं, dy/dx क्या आया था हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, इसका मान आपको 0 करना है। इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने से ये ज़्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। तो कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है, 3 आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो। पहली बात तो 3 कॉमन ले लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 होता है, तो ये हो जाएगा ऋण 2x और ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा ऋण 3 बराबर यहाँ पे हो गया 0, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको देखो यहाँ पे मध्य पद को तोड़कर आपको क्या करना है, इसका दो गुणनखंड बना लेना, मध्य पद को तोड़ दो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसा संख्या सोचो, मध्य पद को तोड़ने आता है सभी को, मध्य पद को तोड़ो कि ऐसा संख्या सोचो जिसका गुणा करने पे ऋण 3 आया तथा जोड़ने या घटाने पे क्या है, ऋण 2 आए। ऐसा आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, ठीक है। मध्य पद को आपको तोड़ना है, सीधी सी बात है। तो ये जो है मध्य पद को जैसे ही तोड़ेंगे हम, ये किस में टूटेगा, 3 और 1 में, क्योंकि 3 एकम 3 आता है और 3 में से अगर 1 हम घटा देते हैं तो कितना आता है, ऋण 2। तो लिखेंगे कैसे, देखो x स्क्वायर, ये अगर मैं माइनस 3x प्लस x लिख देता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 2x आएगा क्या, क्लियर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लेते हैं, देखो x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x माइनस 3, अगेन टेकिंग कॉमन हियर, सो x 3 इंटू x और क्या हो जाएगा x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा x माइनस 3, ये आगे आपके पास इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे से हम लोगों ने व्यवस्थित करके लिखा तो ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल आंसर क्या, ये 0, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, x का कौन कौन सा मान आएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन में क्या है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो बिंदु कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पे देखो, तो अतः x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तथा दूसरा क्या होगा, x माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये होगा। यहाँ से आप बिंदु निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा मिलेगा x इज इक्वल टू 3,
ठीक है, तो दो बिंदु निकल गए। अब दो बिंदु को यहाँ पे आप रख सकते हो क्योंकि उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो y का मान क्या होगा, अतः x बराबर -1 पर आ गया। y बराबर कितना होगा, तो y बराबर आप देख सकते हैं क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, और इस पे बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1³ माइनस 3 हो जाएगा -1²। ठीक है, अगेन देखो -9 इंटू -1 प्लस 7, इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आंसर जो इसका अप्रॉक्स कितना हो जाएगा देखते हैं। हाँ चलो, आंसर निकाल सकते हो आसानी से। इसका आंसर कितना आएगा अप्रॉक्स, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस -10 प्लस 7 17 18 माइनस 3 3 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप मान रखोगे, आगे देखो x बराबर 3 रखने पर क्या आएगा, इधर का पोर्शन ये आप सॉल्व कर लीजिए। इसको भी बस वही काम करना है। ये वक्र y बराबर जो आपके पास ये जो समीकरण दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है, उस पर आपको x बराबर 3 पुट करना है, तो उसका भी आंसर आएगा। इस तरह से आप y के आंसर निकाल सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा आपके पास प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्लियर, तो ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कौन सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। आपके इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको दिया हुआ है वो है दैट इज़ वक्र x⁻2/3 प्लस y⁻2/3। चलो ये एक और वक्र वाला क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वक्र x⁻2/3। देखो x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इज इक्वल टू 2 के बिंदु बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। चलो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी वक्र वाला क्वेश्चन है। देखो वक्र दिया है, वक्र का समीकरण ये और ऐसे करते करते देखो ये हम लोग का अगला टाइप चल रहा है। वक्र वाला क्वेश्चन जो है आपको आसानी से अब बनने लग गए हैं। ठीक है, वक्र में जो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ आपको अभिलंब के समीकरण पूछ सकता है, या आपको क्या पूछ सकता है, वक्र के ही संबंध में एक सवाल ऐसा भी आता है कि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ सकता है, या अभिलंब के समीकरण के साथ साथ ठीक है आपको प्रवणता भी पूछ सकता है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। चलो आपको ये वक्र गिवन है, क्या दिया है, x⁻2/3। वक्र का समीकरण जो दिया हुआ है, वक्र x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान होगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आपको प्रवणता निकालना होता है। देखो सबसे पहले मैंने आपको वो याद करा देता हूँ। चलो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया था प्रवणता, याद करो dy/dx। स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं और ये होता है x माइनस x1। यही हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण यही निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कहाँ से मिल सकता है, इससे मिल सकता है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो यहाँ हमको ये काम करने के लिए आपको एक बिंदु दिया है, 1 1 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ 1 1 दिया हुआ है आपको। तो x1 और y1 और x1 का मान जो है 1 1 है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो बिंदु 1 1 पर आपको निकालना है। तो बिंदु 1 1 पर ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होगा, तो बिंदु 1 1 पर ये जो हो जाएगा, देखो y माइनस
y1 का मान कितना है, 1 है। देखो y का मान यहाँ पे एक निर्देशांक दिया हुआ है तो y का मान 1 रखना है। यहाँ पे हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा x-1। ये आपको इक्वेशन इसको 1 ना देके इसको समीकरण पहला दे दीजिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम आके अटक गया। क्यों? क्योंकि हमको dy/dx नहीं पता है, लेकिन dy/dx निकाल सकते हैं कहाँ से, इसके हेल्प से जो आपको ये समीकरण दिया हुआ है। तो dy/dx कैसे निकाल सकते हैं? देखो आप इस समीकरण का क्या कर दीजिए, बस सिंपली x के सापेक्ष, क्योंकि dy/dx निकालना है ना, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो वक्र दिया हुआ है, तो वक्र कौन सा वक्र है? देखो x⁴ प्लस y⁴ विच इज इक्वल टू 2। इसका क्या करना है, x के सापेक्ष क्या कर दो आप, अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन। चलो देखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx x⁴ प्लस d/dx y⁴ विच इज इक्वल टू d/dx इंटू 2। चलो इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन का बेसिक सूत्र आपको पता है, नहीं होगा तो यहाँ बता देता हूँ। देखो x⁴ d/dx अवकलन का कर रहे हैं, d/dx x⁴ सपोज n है तो इसका आंसर क्या होता है, n x⁴n-1 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, x⁴n समझ सकते हैं इसको, ये n है तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2/3, x⁴n-1 तो 2/3 -1। ये सावधानी से करिएगा, ठीक है। यहाँ जो है x के सापेक्ष y का अवकलन तो हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल क्या कहता है कि d/dy इंटू y⁴ इंटू dy/dx होता है, और ये होता है क्या, इसका अवकलन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका आंसर आता है क्या, 0। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3 x⁴, जैसे ही एलसीएम लोगे यहाँ 3 बन जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 3/3 आएगा -1/3। ध्यान रखिएगा, ये काम आपको बहुत सावधानी से करना है, अदरवाइज आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम वही 2/3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसका जब अवकलन ये आया, ठीक है, तो इसका भी अवकलन, क्योंकि अब y के सापेक्ष करें तो हो जाएगा y⁻1/3 आने वाला है, और सामने में क्या आएगा, ये 2/3 सेम है ये, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास आंसर आया है बस उसे अरेंज अच्छे से करते हैं। dy/dx चाहिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यहाँ से dy/dx फाइंड करना है। क्लियर। चलो देखते हैं dy/dx कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखो हमारा जो वैल्यू है 2/3 x⁻1/3 जो दिया हुआ है, उसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो 2/3 x⁻1/3 रखते हैं। चलो यहाँ पे पहले प्लस ये हो जाएगा 2/3 y⁻1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या है, ये 0 है। इसको पहले ट्रांसपोज कर देते हैं उधर, देखो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 2/3 y⁻1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो -2/3 x⁻1/3 होगा, क्योंकि इधर प्लस में था, उधर गया तो ये माइनस में हो गया। क्लियर। अब आप इसको भी उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -2/3 x⁻1/3 अपॉन 2/3 y⁻1/3 होगा क्या, 2/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू x⁻1/3 अपॉन y⁻1/3। अब देखो दोनों के पावर में माइनस है, अगर मैं इस y को ऊपर ले गया तो, क्योंकि आपने बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ये 1/a⁻, अगर -m है तो हम इसको a⁻m लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पता है ना, बस वही इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ। इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो जो माइनस पावर में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जो माइनस पावर है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिला, dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया y⁻1/3 अपॉन में x⁻1/3। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो dy/dx का मान जैसे ही मिला आप उस समीकरण पे मान रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो आपको क्या करना है, उस समीकरण पे मान रखना है। अब देखो 1/3 आ रहा है y और
एक्स का मान, ठीक है, उस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। अब देखो y और 1/3 और 1/3 दोनों आया है, ठीक है। चलो हमको बिंदु दिया है तो इस वैल्यू का मान कितना होगा, देखो dy/dx, क्योंकि बिंदु यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु 1 पर, इस बिंदु पर इसका मान कितना आएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/1/3 अपॉन 1/1/3। तो 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही आता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे ये ये लिखा जा सकता है, देखो कि dy/dx इज इक्वल टू 1। क्लियर, dy/dx इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको इस समीकरण पे वैल्यू पुट कर देना है, क्योंकि यही तो आंसर है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, यहीं पे आंसर हमारा आ गया था, बट dy/dx बस अननोन था हमको, हम समीकरण 1 पे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 पर, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, देखो ये हो जाएगा समीकरण y-1 इज इक्वल टू dy/dx का मान, dx का मान क्या है 1 है, इंटू x-1। सो ओवरऑल y-1 इज इक्वल टू x-1 होगा क्या, ठीक है। ये -1 उधर जाएगा, तो ये ऐसा लिख सकते हो आप, देखो -1 को आप उधर भेज सकते हो, या x को इधर ट्रांसपोज कर सकते हो, या y को उधर ट्रांसपोज कर सकते हो, इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हो ओवरऑल, ठीक है। तो x, अगर y को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ तो x माइनस y, ये y उधर चले गया और ये -1 था, ठीक है, इधर से -1 इधर ट्रांसपोज हुआ तो ये हो गया +1। क्लियर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। या इसी को अगर कोई x को ट्रांसपोज, यहाँ पे y को ट्रांसपोज ना करे, x को ट्रांसपोज कर दे, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और यही आंसर आपको यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से यहाँ फाइंड कर सकते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि स्पर्शरेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएंगे। एक बार ये क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको अभिलंब का समीकरण दिया हुआ है या स्पर्शरेखा का समीकरण। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अभिलंब का समीकरण कहाँ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभिलंब का समीकरण है। तो क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन पेपर आपके पास यहाँ प्रोवाइड करा दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन कहता है वक्र 2y + x² इज इक्वल टू 3 के बिंदु 1 1 पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, आपको ये तो पता होगा अभिलंब का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको पूरा ये पता होगा कि अभिलंब का समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर, अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, अभिलंब का समीकरण हम निकाल कैसे सकते हैं। तो अभिलंब के समीकरण को निकालने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मैं सबसे पहले उसी पे टारगेट करने कहता हूँ अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कि भाई जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आपको खुद ब खुद आंसर वहाँ से मिलने लग जाएंगे। देखो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि अभिलंब का समीकरण जो है, अभिलंब का समीकरण, तो हम जानते हैं कि अभिलंब का समीकरण जो है ये होता है y - y1 इज इक्वल टू dy/dx, ये होता है, ध्यान रखिएगा, dy/dx किसके लिए होता है, स्पर्श रेखा का, लेकिन अभिलंब का आपको याद रखना है -1/dy/dx, आप ऐसा इसको लिखिएगा, ठीक है, -1/dy/dx आप लिखेंगे और ये होता है x × x - x1, ठीक है। जिस बिंदु पर चाहिए उस पर भी आप बना सकते हो, किस बिंदु पर, तो 1 1 पर, ध्यान देकर यहाँ पे देखिए बिंदु 1 1 पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिंदु 1 1 पर आपको चाहिए, तो 1 1 पर आप लिख लीजिए। बिंदु 1 1 कहने का मतलब x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 रखना है और y1 का मान भी 1 रखना है। तो ये हो जाएगा y-1 इज इक्वल टू -1 अपॉन, इसको ऐसा लिख देता हूँ, -1 अपॉन, देखो ये dy/dx
कहाँ पे चाहिए हमको 1 पर चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी, और ये हो जाएगा x माइनस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमको यही समीकरण ज्ञात करने बोला है, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमको dy/dx ये नहीं पता, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हमारा जो वक्र दिया हुआ है उसके बिहाफ पे हम जो है क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो, तो वक्र जो हमको दिया हुआ है क्या है, 2y + x² = 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका क्या कर दीजिए आप, अवकलन कर लीजिए, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx 2y + d/dx x² d/dx 3। इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि ये x है और ये y है, तो आपको यहाँ श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। 2 को बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा d/dy × y × dy/dx प्लस, यहाँ अवकलन पॉसिबल है इसका, ठीक है। यहाँ अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x = इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो dy/dy का अवकलन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, तो 2 × dy/dx मिलने वाला है हमको, क्या हो जाएगा 2 × dy/dx विच इज़ इक्वल टू 2 × dy/dx विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2x है, आप इसको इधर ट्रांसपोज कर सकते हो, ठीक है, -2x हो जाएगा। सो dy/dx -2x अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड dy/dx क्या हो जाएगा, -x। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे ही आप यहाँ पे dy/dx का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आपको क्या रखना है, देखो बिंदु 1 पर का है, तो dy/dx का मान कहाँ निकालना है आपको, 1 पर, तो dy/dx आपको किस पर निकालना है, 1 पर। तो 1 जैसे ही यहाँ पे रखोगे आंसर कितना हो जाएगा, x के जगह में 1 आ जाएगा। तो x -x आया था, आपका आंसर क्या हो गया, ये -1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो हमारा ये फाइनल जो आंसर है यहाँ से निकल सकता है, तो समीकरण 1 से ये मान रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, y -1 = -1 अपॉन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा इंटू x -1, तो ये हो जाएगा y -1 ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा x -1। आप इसको बना सकते हैं फिर से, अगेन क्या हो जाएगा, y - x -1 + 1 हो जाएगा। इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो y - x क्या आंसर आ जाएगा, 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x - y 0। क्लियर हुआ। तो दोनों तरह से आप इसको आंसर लिख सकते हो। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। क्लियर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, √36.6 का √36.6 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, √36.6 का अवकलज के अनुप्रयोग में ये जो है आखिरी अनुप्रयोग हम यहाँ देखने वाले हैं, और यहाँ आपको इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं। तो मैंने कहा था, जब मैंने इसका जो टेक्निक बताया था आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं यहाँ से। इसमें जो है एक प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं, क्लियर है। जो सबसे पहले आपके पास ये वर्गमूल दिया है, देखो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है, तो √36.6 दिया हुआ है। इसका सन्निकट मान निकालना है, तो हम हल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो रूट वाला क्वेश्चन है तो हम इसको y बराबर √x मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, y √x कर लेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे हम सोचेंगे भाई क्या रखा जाए जिसका वर्ग परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, इसके आसपास इसके करीब आने वाले, तो 36 का होता है। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 6 होता है। ये क्लियर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है 36। तो आप क्या यहाँ पे याद रखोगे, पूर्ण वर्ग जो है
स्क्वायर कितना है 36। तो आप यहाँ पे मान रखोगे तो माना हम लोग यहाँ मानेंगे कि माना x बराबर हम क्या रख दें 36, क्योंकि हमको पता है इसके आसपास जो आते हैं उसी को लेना है। तो x बराबर अगर मैं 36 कर दूंगा तो पता है अगर ये रूट में रख दूंगा तो 6 बाहर निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 36 रखने से तो काम नहीं बनेगा क्योंकि हमको चाहिए 36.6, तो तब क्या करना पड़ेगा, तब डेल एक्स भी लेना पड़ेगा। डेल एक्स का मान 36, तो डेल एक्स का मान क्या करना पड़ेगा, जितना कम पड़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है उसको घटाना है, याद रखना है। तो यहाँ कम पड़ रहा है क्योंकि 36.6 चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा 0.6 लूँगा। एक्स का मान 36 और डेल एक्स का मान क्या करेंगे हम लोग 0.6। अब ये जो हमारे पास मान दिया है देखो, डेल एक्स बस लिख दिया हूँ यहाँ पे मैं, डेल एक्स का मान कितना है 0.6। तो अगर मैं यहाँ मान निकालूँ डेल्टा वाई का, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस डेल्टा एक्स, ये तो लिखा जा सकता है। y का मान क्या लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर आप डाल दीजिए, क्योंकि x का मान 36 प्लस 0.6 करेंगे 36.6 आ जाएगा। क्लियर। तो डेल्टा y का मान इस तरह से आप रख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है। उसके बाद देखो डेल्टा y का मान क्या होता है, तो जो आपके पास ये मान आया था उसमें से आपको माइनस कर देना है डेल्टा x को, ठीक है। तो डेल्टा x देखो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, तो डेल्टा y और डेल्टा के फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ डेल्टा y और यहाँ पे हो जाएगा क्या डेल्टा x, तो डेल्टा वाले पद को रखना है और यहाँ पे क्या करोगे आप माइनस रूट x करोगे। ये प्रोसेस आपको ये लगाना ही है, ये प्रोसेस प्रॉपर तरीका है आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसीलिए डेल्टा y बराबर होगा डेल्टा x के। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x का वैल्यू कितना है, ये है 36। आप यहाँ से डेल्टा y बराबर निकाल सकते हैं, मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 36.6 डायरेक्ट जोड़ने तो 36.6 और ये आ जाएगा कितना -6। तो ये हो जाएगा, देखो इसको एक तरफ रखते हैं √36.6 क्योंकि इसी का मान निकालना है, और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि इसको यहाँ रखे तो इसको इधर पक्षांतर कर दिया डेल्टा y प्लस 6। अब आपको कुल मिला के यहाँ तक क्लियर हुआ, डेल्टा y प्लस 6 हो गया। आपको डेल्टा y निकालना है और डेल्टा y डी वाई के सन्निकट ही तो होता है, ठीक है। तो डेल्टा y और डी वाई दोनों सेम ही है, ऐसा कह सकते हो। तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको एक समीकरण दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डेल्टा y निकालना है, यही तो आंसर हमको फाइंड करना है ना। तो डेल्टा y निकालने के लिए अब डेल्टा y जो है डी वाई के सन्निकट है, इसके लगभग बराबर है कह सकते हैं, ठीक है, सन्निकट है इसका मान। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर मैं डेल्टा y को कुछ ऐसा लिख दिया। देखो डी वाई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कैसे, फिर अगेन ये पूरा एक प्रोसेस है, आपने देखा 1 बाई 1। अब डी वाई को कैसे लिखेंगे, तो डी वाई को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बस यही काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वही होगा डी वाई के इक्वल। इज दिस क्लियर, समझ आया सभी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो y का मान क्या है, देखो y का मान आपने लिया √x, डाल दो यहाँ पे भाई। तो डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स √x इंटू डेल्टा एक्स का मान क्या है, तो डेल्टा एक्स आपने रखा 0.6, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.6 आपने रख दिया 0.6। अब इसका आपको क्या करना है अवकलन, देखो ध्यान देना यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे √x का अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी वाई इज इक्वल टू हमारा यहीं पे तो मान है का, डी वाई को डेल्टा वाई भी बोल सकते हैं आप, कोई टेंशन मत लो। यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहे तो डेल्टा वाई करके आप निकाल लो भैया, क्यों प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हो ऐसा। तो डेल्टा वाई या डी वाई का मान क्या होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका मान जो है यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√x हो जाएगा, ये 1/2√x हो जाएगा, 1/2√x इंटू ये हो जाएगा क्या 0.6। यहाँ तक क्लियर हुआ। x का मान आपको वापस डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2√x। x का मान कितना है, देखो x का मान हमने सपोज किया कितना 36, तो √36 इंटू 0. क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और हल कर लो तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 0.6 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 6, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 0.6 अपॉन क्या हो जाएगा ये 12, 6 दूनी 12। अब इसको बस भाग कर लीजिए, डेल्टा y आपको निकल जाएगा। डेल्टा y क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 × 6
ठीक है, आप सिंपल ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। अगर दशमलव आपको टेंशन देता है ना तो देखो सिंपल सा बात है, इसको हम 6/120 लिख देंगे तो प्रॉब्लम तो है नहीं ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1/20। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा वाई का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा आपका कितना, डेल्टा वाई का मान कितना आ जाएगा 0.05। सॉल्व करो, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 0.05 आ गया डेल्टा वाई। अतः समीकरण 1 पे मान रख दो। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो √36.6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा वाई का मान रखना है, तो 6 प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.05। इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हो 36.6 बराबर, ये कितना हो जाएगा 6.05। ये आपके पास आंसर आने वाला है। क्लियर। तो सन्निकट मान के भी क्वेश्चन जो है अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं इस वर्ष भी। सबसे पहला तो जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद बारीक अगर किसी क्वेश्चन का आता है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बन जाता है तो ये अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी में थोड़े और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है, ये हो गया 19, 20, 21 और 22, तीन क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको दिए हैं 15 जैसे 1/4 दिया है, आप उसको कैसे लिख सकते हो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलो 15 1/4। अब यही क्वेश्चन बस क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे मैं चलो कर लेता हूँ। 15 1/4 का सन्निकट मान निकालिए कह रहे हैं। सन्निकट करने के लिए अवकलज का प्रयोग कीजिए, ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है, मैंने कहा था ना आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। बस प्रोसेस कैसे फॉलो करना होता है सर, देखो तो आपको इसको जैसे इससे पहले वर्गमूल वाले सवाल थे, इसलिए y = हम लोगों ने क्या लिया √x लिया था। ठीक है, वर्गमूल का था सवाल इसलिए, लेकिन यहाँ वर्गमूल का सवाल नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है कि घात 1/4 दिया हुआ है, तो आपको वही चीज़ लेना है जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, तो आप क्या मानोगे, माना y बराबर, इसको भी मानेंगे, माना y बराबर हम क्या करेंगे x की घात 1/4। ये जो चीज़ जैसा क्वेश्चन का प्रारूप रहता है बस उसी तरह से आपको मानना है। ध्यान से देखिएगा इस बार फिर से अगेन। अब आप सोचो कि क्या चीज़ ऐसा रखें जिसका किसी का घात करने पे 1/4 घात करने पे वो संख्या एक पूर्ण संख्या हमको मिले। तो जैसे यहाँ 16 है, 16 का अगर मैं क्या करता हूँ, 16 को, ये 16 है ना, 16 को अगर मैं 2 की घात 4 लिख देता हूँ तो 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्लियर, यहाँ तक समझ आ रहा है। और इसका अगर मैं ये मान कर देता हूँ तो अच्छा ये पूर्ण वर्ग मिलेगा, मुझे कितना आएगा 2 आएगा, पूर्ण संख्या मिलेगा, सॉरी ये कितना आएगा 2 आएगा। तो बस इसी तरह से हमको सोचना है, यहाँ पे मान रखते जाने हैं। क्लियर, तो x बराबर क्या रखेंगे हम लोग यहाँ, तो माना ये तो आ गया हमारे पास, ये समीकरण है। ठीक है, और x बराबर कितना रखेंगे 16, तथा डेल्टा x भी तो लेना है, क्योंकि मैंने बताया ना जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 15 दिया, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है 16। इससे पहले क्या था, हमारा आंसर हम लोगों ने लिया था क्या 36, लेकिन क्वेश्चन में 36.6 दिया था, इसलिए हम लोग को डेल्टा x मानना पड़ा था। तो यहाँ पे भी डेल्टा x मानेंगे। आप कितना मानेंगे, तो देखो 16 है, हमको चाहिए 15, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x बराबर -1 करना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। डेल्टा x बराबर -1 करेंगे तो 16 -1 कितना मिलेगा, हमको 15 मिलेगा। बस ये आ गया। अब इसको एक प्रारूप है जिस रूप में लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, तो डेल्टा y, अब डेल्टा y बराबर एक प्रारूप है जिसको हम फॉलो करते हैं। डेल्टा y बराबर क्या लिखेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x की घात 1/4 माइनस x की घात 1/4। बस यही है। अब इस पे वैल्यू पुट करते जाओ। देखो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x का मान कितना है 16 प्लस ये हो जाएगा -1। क्लियर हुआ, क्योंकि डेल्टा x का मान -1 है, ये हो जाएगा 1/4 माइनस x का मान कितना है, देखो यहाँ पे है 16 की पावर क्या हो जाएगा 1/4, 16 की पावर 1/4, ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ध्यान रखिएगा 15 की घात कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो 2 की घात 4 और पूरे की घात क्या हो जाएगा 1/4, 4 कैंसिल होगा। और हल करते हैं इसको तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 की घात, ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। आप ये -2 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो हम यहाँ देखो ध्यान से, ये 15 की घात 1/4, क्योंकि हमको यही मान निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा y प्लस
2 हो जाएगा। अब हमको पता है यही मान निकालना है, इसलिए हम यही रुक जाते हैं और इसको एक समीकरण दे देते हैं। अगला हमारा काम है कैसे भी करके ये डेल्टा वाई फाइंड कर लें। डेल्टा वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है हमारा, यही है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो डेल्टा वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने बताया डेल्टा वाई डी वाई के सन्निकट होता है ना, तो डेल्टा वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब पूरा मान रख दो, बस कुछ करना नहीं है आपको, आगे जो है आप सब, आपके पास सभी चीज़ें पता है यहाँ पे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही बस प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई का मान यहाँ पे डाल दो, वाई का मान कितना हो जाएगा, तो ये एक्स की घात 1/4, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक्स की घात 1/4 आपको क्या करना है यहाँ पे डाल देना है, और ये हो जाएगा क्या, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपने निकाल के रखा है कि डेल्टा एक्स का मान कितना है, ये है -1, आप यहाँ -1 पुट कर दीजिए। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करना है सिंपल सा, 1/4 सामने आ जाएगा और एक्स घात 1/4 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, और हल करेंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/4 एक्स इज टू पावर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3/4, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1, तो देखो एक्स की घात ऋण में है, उसको हम नीचे ले जा सकते हैं तो धनात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 एक्स की घात कितना हो जाएगा 3/4। ध्यान से समझ गया। अब एक्स का मान कितना है, एक्स का मान रख दो सर यहाँ पे बिल्कुल, जो है 16, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1/4 इंटू क्या हो जाएगा 16 इज टू पावर 3/4। अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से देखिएगा, ये हो जाएगा ऋण 1/, ये हो जाएगा 4 गुणा 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, और ये हो जाएगा 3 पूरे की घात 3/4, 4 कैंसिल होगा और आपको क्या मिलेगा 2 की घात 3 मिलेगा, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो डेल्टा वाई बराबर कितना आ जाएगा ऋण 1/32। इसको बस आपको सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। ऋण 1/32 का मान कितना आएगा डिवाइड करने पे, तो ऋण 1/32 का मान आप निकाल लो और उसके बाद फिर वैल्यू पुट कर दो, बस इतना ही काम करना है आपको। क्लियर, तो ये आ गया ऋण 1/32 का मान रखेंगे तो कितना है, ऋण 1/32 को हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स ये आ जाएगा -0.003। ठीक है, -0.003 आएगा, सॉरी इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने का तो -0.03 आएगा। इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आपका आंसर आ जाएगा -0.031 आ रहा है एग्जैक्ट, इसका डिवाइड करने पे आंसर। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर देना है आपको कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 पे मान डाल दो, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा क्या 15 की घात 1/4, हमको यही इसी का तो मान निकालना था, तो ये क्या होता है डेल्टा वाई प्लस 2 मान रख दो 15 की घात 1/4, और डेल्टा वाई का मान रखोगे कितना है, डेल्टा वाई देखो यहाँ से आपने निकाल रखा है ऋण, तो ऋण 0.031 तो 2 में इसको घटा दो, 15 की घात 1/4 का मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आंसर आपको मिलेगा 1.969, तो ये 1.969 ये आपका आंसर आने वाला है। तो आई होप चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब ये 15 की घात 1/4 दिया है, बस वही अगर आप चेंज कर देते हैं, 15 की घात 1/4 की जगह अगर 26 की घात 1/3 हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 26 की घात 1/3, तो कोई भी आपको देखो क्या क्या चेंज करने हैं, y इज इक्वल टू जो x इज टू पावर 1/4 लेते थे उसको लेंगे x इज टू पावर 1/3। इज दिस क्लियर। अब आपको संख्या सोचना है x क्या होगा जो इसके करीब जाए 26 के करीब, और वो घात 3 में हो, क्योंकि ये 3 से 3 कटेगा तो मैं ले लिया क्या इसको x बराबर 27। तो वो 27 लेने से हमको पता है कि 3 गुणा 3 गुणा 3 करने से बात बन जाएगा, क्योंकि ये 27 26 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, इसलिए डेल एक्स का मान अभी भी क्या लेंगे ऋण 1 लेंगे। बहुत आसान है, समझ आ रहा है। और पूरा वैल्यू वैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, बहुत आसानी से ये आप फाइंड कर सकते हो। फिर क्लियर हुआ। ठीक, फाइंड कर लेंगे तो पूरा मान देखो कैसे रखना है, समझ आ गया ना, इसी तरह से रखना है बस आपको पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस है मैंने कहा ना, ये हो जाएगा 1/3
होल पावर 1/3 ये भी हो जाएगा क्या, x⁴ 1/3। आप वैल्यू पुट करते जाइएगा, बिल्कुल सर आपके पास आंसर आते ही जाएंगे, बस कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ ये हो जाएगा 1/3 पावर, ये चेंज कर लीजिएगा, ध्यान रखना इधर से प्रोसेस पूरा सेम है आपको यहाँ पे जो मैं बोर्ड पे आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को तैयार किया आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करें। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने थे इस वर्ष के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वो आपको प्रोवाइड कराया, क्लियर। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सबका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ एक लिंक मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह के सारे यूनिट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते जाऊँगा। एग्जाम के आते तक आपके पास सारे यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। बस इन्हीं क्वेश्चन को लगा लीजिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो कॉलेज के अनुप्रयोग से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं सफिशिएंट है। और ये ऐसा नहीं है आप नंबर पे मत जाइए कि सर आप तो 21 क्वेश्चन दे दिए, 21 क्वेश्चन में क्या रह क्या गया, ठीक है। तो ये कुछ है नहीं, ये लॉजिक नहीं है भाई। 21 क्वेश्चन मैंने क्या किया दिया है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके दिया, और कई क्वेश्चन तो सेम है भाई। आपको बार बार सेम होने के बावजूद भी मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे हल करके दिखाया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बातें समझ आ गई, ठीक है। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो भी हमारे इस चैनल पे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों तक, अपने हर एक ग्रुप में, हर एक मीडियम जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, हर एक मीडिया पे आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से अटैच होंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए वो चीज़ें आसानी से प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। इस वजह से एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। बट अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इधर ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा टीम है जो आपके लिए ज़्यादा काम स्टार्ट कर देगा। तो ये जो हमारा पर्पस था कि हम अपने इस जो एजुकेशन हमारा जो इंस्टीट्यूट चलता है उसको हम यूट्यूब में लाएं, ताकि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो उसके लिए हमारा ये एक प्रयास है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। आप सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, विद्यार्थी पेरेंट्स या कोई टीचर अगर हमें अभी देख रहा है तो बिल्कुल शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद मैं अवकलन कोई भी एक चैप्टर लूँगा जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और वहाँ से शॉर्ट आपके फिर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं, वो मैं बता दूंगा, ठीक। आगे आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो रैखिक प्रोग्रामन दिया हुआ है उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलो ठीक है। जो भी होगा मैं एक चैप्टर लेकर के आऊँगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट और ट्रिक की बात करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने हैं इस प्रयोग, वहाँ उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेंगे। दैट इज़ सफिशिएंट, उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है। चलो, और बहुत सारे कमेंट आते हैं हमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो जल्दी से जल्द हमारा ये अभी वर्क चल रहा है कि हम भाई आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो भी उसके इसी तरह के कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा पाएँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो चैप्टर वाइज उसके, क्लियर। और फिर जो पूरे मॉडल पेपर जो हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि ABCD ये 4 सेट में है हमारे पास। तो 2021 के लिए जितने भी मॉडल पेपर आपके लिए हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, ठीक है, एज पर द सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ बिल्कुल, ठीक है। 100% बेनिफिशियल होगा आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने से, ठीक है। चलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ओके।